साल था 1979। ईरान की सड़कों पर करंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा था और एक बड़े आंदोलन का शेप ले रहा था। यह आंदोलन था उस समय के ईरान के किंग शाह रजा पहलावी के अगेंस्ट, और उस समय इस रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे मोहम्मद रुहल्ला खुमैनी। नाउ कुछ इसी तरह का आंदोलन हमें देखने को मिला था 2024 में बांग्लादेश की सड़कों पर अगेंस्ट व्हाट इन कॉल एज शेख हसीना। तो कहीं ना कहीं जो हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स, एक्सपर्ट हैं, वो एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं ईरान में जो हुआ था 1979 में और जो बांग्लादेश में हुआ और जो हो रहा है अभी हाल ही के सालों में। तो क्या क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि मोहम्मद यूनुस जो कि अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, जो कि अपने आप को चीफ एडवाइजर बताते हैं, क्या वो मोहम्मद खुमैनी का प्लेबुक यूज कर रहे हैं बांग्लादेश में? और किस तरह का थ्रेट बांग्लादेश को बाद में देखना पड़ सकता है इस पर्टिकुलर, बोल सकते हैं, डिसीजन के कारण? आइए समझते हैं इसको हम पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम पूरे ईरान के बैकग्राउंड की बात करें, सो द ईयर वाज 1978-1979। शाह मोहम्मद रजा पहलावी, उनको बहुत ही बड़े मास प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा था। और इस समय अमेरिका, जो कि ईरान का उस समय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और स्टॉन्चेस्ट सपोर्टर हुआ करता था, उस समय यूएस जिमी कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट थे उस समय, और सपोर्ट जो था ईरान के अगेंस्ट में वो उस समय वीक होता दिख रहा था। प्रोटेस्टर्स इस वजह से काफी ज्यादा उत्साहित थे, इंपॉर्टेंट थे, और फाइनली प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ गया कि शाह रजा पहलावी को लगा कि उनके और उनकी फैमिली पर किसी भी टाइम हमला हो सकता है। इसको ध्यान रखते हुए जनवरी 16 1979 को शाह रजा पहलावी लास्ट टाइम ईरान से वापस कहीं अमेरिका या इंग्लैंड चले गए। अगर हम इस पूरे सिचुएशन को देखें, तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, स्कॉलर थे, इवन अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, उनका ये मानना था कि जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं ईरान में, वो कहीं ना कहीं एक प्रो डेमोक्रेटिक डेमोन्स्ट्रेशन है। यानी कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को हमें किसी भी तरह से स्टॉप नहीं करना चाहिए, किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर हम शाह रजा पहलावी अगर ईरान छोड़ देते हैं तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होता हुआ हमें दिख सकता है। अगर वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका तो ये भी कहना था कि ये जो पूरा मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ है। ईरान के लोग अपने अधिकारों के लिए शाह जहां पहलावी के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस वजह से ये जो सारे स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स, इवन डिप्लोमेट्स थे, कहीं ना कहीं इस बात को नहीं देख पाया कि जो है प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान में, वो एक इस्लामिस्ट टेक ओवर है, जो कि अभी आगे सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में इसका हमें डायरेक्ट एविडेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें खुमैनी की, खुमैनी जो कि रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे, उनका ये कहना था इनिशियली टाइम में कि उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, वो सिर्फ लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और इवन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक बार रजा पहलावी का एडमिनिस्ट्रेशन ईरान में एंड हो जाता है, उसके बाद महिलाओं को पूरा अधिकार दिया जाएगा, उनके पास जो भी फ्रीडम है उनको ग्रांट किया जाएगा, ताकि वो चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो किस तरह का ड्रेसिंग पैटर्न पहनना चाहती हो। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्टैब्लिशमेंट कहीं ना कहीं खुमैनी ने प्रॉमिस किया था। और इस प्रॉमिस के कारण ही इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड हम बोल सकते हैं, मीडिया के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं खुमैनी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका जो ट्रस्ट है खुमैनी पे इस वजह से काफी बढ़ गया था। एट द सेम टाइम वेस्टर्न वैलिडेशन भी इस सपोर्ट को मिल रहा था, क्योंकि एकेडमिक्स की हम बात करें, लाइक रिचर्ड फॉर्क, उस समय उन्होंने खुमैनी को प्रेज भी किया था कि कहीं ना कहीं राजा पहलावी अगर ईरान को छोड़ते हैं तो जो खुमैनी के द्वारा सत्ता स्थापित की जाएगी ईरान में, वो बहुत बेहतर होगी। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी अश्योर किया था कि एडवाइजर्स जो हैं, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर हैं, उनको ईरानियन पीपल के राइट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो भी वार्निंग्स तो दे रहे थे, कुछ लोग जो समझ रहे थे कहीं ना कहीं ये प्रो इस्लामिक फोर्सेस को रेज करेंगी ईरान में बाद में, इसको एक फॉल्स प्रोपेगेंडा के रूप में बता के इसको डिसमिस कर दिया गया था। Now, before moving forward, I would want to bring your attention to the fact that Legacy IAS Academy, we're going to soon commence batches. The regular batches are going to start on 15th of December, while the weekend batches are going to start on 6th of December. Now, in this batch, we ensure comprehensive coverage of GS paper, one-to-one mentorship and doubt-solving sessions, regular interaction with educators. We also integrate daily mains and writing practice right from the start, so students can go and attempt mains examination with full confidence. We also have incorporated test series, both for prelims and mains examinations, so students are able to analyze their strength and weaknesses. Now, if you want to know more detail about the course programs and feature, you can give a call to the number being displayed here. You can also click the link in the description box of this particular video, and you are welcome to download our Legacy IAS app, which will help you a lot while in your preparation for the UPSC examination. Now, coming back to this particular topic,
एक बार जब शाहजहां पहलवी की सत्ता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और मोहम्मद खुमैनी के गाइडलाइंस गाइडेंस में जब वापस ईरान में नया एडमिनिस्ट्रेशन आया, उस समय खुमैनी ने अपना पूरा जो जो आइडियोलॉजी था, जो प्रोमिसेस किए थे, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। उनका ये भी कहना था, जब उन्होंने एक स्टूडेंट असेंबली को एड्रेस किया था कुम में, उनका ये कहना था कि डोंट लिसन टू दोज हु स्पीक ऑफ डेमोक्रेसी। और ये सबसे बड़ा इंडिकेशन था कि खुमैनी कहीं नहीं कभी नहीं चाहते थे कि ईरान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हो। उनका तो ये मानना था कि ईरान में इस्लामिक थियोक्रेसी होनी चाहिए और इसको उन्होंने सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया। और सिंस 1979 अगर हम आज तक भी देखें तो ईरान एक इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। अगर वुमेन्स की फ्रीडम की बात करें, वुमेन फ्रीडम की बात करें, तो पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि उसको सप्रेस कर दिया गया है इस थियोक्रेटिक स्टेट में। ह्यूमन राइट अब्यूजेस हैं, वाइड स्प्रेड हैं। कहीं भी किसी को भी हम बोल सकते हैं कि सड़क पे कोई भी अगर एंटी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट लॉन्च करता है, उसको हैंग कर दिया जाता है। तो बहुत सारे लेसन जो है बांग्लादेश को ईरान से सीखना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि हम एक पैरेलल देखते हैं, बांग्लादेश में भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं और उसके बाद जो हम देखे हैं मोहम्मद यूनुस जिन्होंने चीफ एडवाइजर के रूप में बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेशन को लीड किया है, तो वो एक रिवॉल्यूशनरी रेटोरिक जो है उसमें नाइव ट्रस्ट बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों का देखने को मिला है। वो कहीं ना कहीं हम नाइव कह सकते हैं। दूसरी तरफ से एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा जो है, जो बांग्लादेश में भी हमको देखने को मिल रहा है, उसको भी अंडर एस्टिमेट किया गया था इनिशियल दौर में, और अब उसका हम क्लियर एक्सप्रेशन देख सकते हैं। एक चीज तो तय है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के आने के बाद इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और रेडिकल ताकतों का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। बांग्लादेश में भी इसकी बहुत बड़ी संभावना है आने वाले टाइम में। अगर हम बांग्लादेश की 2024 क्राइसिस की बात करें, तो नैरेटिव जो बना था, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे शेख हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और इस पूरे प्रोटेस्ट को एक प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के रूप में दिखाया गया था। अगर हम याद करें तो ईरान में भी इस तरह का हमें देखने को मिला था। सिमिलरली पीएम शेख हसीना को देश छोड़ के भारत आना पड़ा क्योंकि उनकी जान पर खतरा था, प्रोटेस्टर किसी भी समय उनको मार सकते थे। अब हम अगर रिसेंट देखें, जो एविडेंसेस इमर्ज कर रहे हैं बांग्लादेश से, वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोटेस्ट में एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस था, या तो तुर्की का या पाकिस्तान का। ये जो वायलेंस था वो कहीं ना कहीं एक फॉल्स फ्लैग वायलेंस था, और एक किसी भी तरह से प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट तो एटलीस्ट नहीं था। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल प्राइज विनर भी हैं, उनका जो पब्लिक इमेज जो उन्होंने इनिशियल डे में प्रोटेक्ट किया था, और द रियलिटी जैसे कि वो बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर रहे हैं, बांग्लादेश की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को हैंडल कर रहे हैं, उसमें काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की मीडिया में, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो कि बहुत सारे लोग जो बहुत दिनों से जेल में बंद थे, उनको आजाद कर दिया गया है। जर्नलिस्ट जो कि क्वेश्चन करते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको टेररिस्ट बताया जा रहा है और उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है। सेक्युलर लीडर्स जो हैं, जो कि बांग्लादेश की डाइवर्सिटी को प्रोलिफरेट करना चाह रहे थे, बांग्लादेश की डाइवर्सिटी को सिक्योर एंड सेफ करना चाह रहे थे, उनको भी अरेस्ट किया गया है मोहम्मद यूनुस के गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। तो कहीं ना कहीं ये अगेन पैरेलल है खुमैनी के ईरान एडमिनिस्ट्रेशन से। रेडिकल एलिमेंट का राइज बांग्लादेश के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के कंट्रीज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि फरबी रॉय मर्डर केस में हमने देखा है कि जो भी टेरर कन्विक्ट्स थे, जो कि 10 से 11 साल में बांग्लादेश के जेल में पड़े हुए थे, उनको मोहम्मद यूनुस के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान रिलीज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट का एक्सपेंशन का भी यहाँ पे इंडिकेशन हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है बांग्लादेश में, वो अपने आप को अलकायदा से एसोसिएट मानते हैं। अगर हम अंसारुल्लाह बांग्ला की बात करें, या फिर हम बात करें दूसरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, अलकायदा इन दिस इंडियन सब कॉन्टेंट की हम बात करें, तो उनका स्ट्रेंथ यहां पे इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। एट द सेम टाइम जो बांग्लादेश की नेबरिंग कंट्री है जैसे कि म्यांमार, वहां पे भी सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, और जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं जो कि कंटिन्यूसली बांग्लादेश म्यांमार से बांग्लादेश में और फिर कभी कभी इंडिया में पलायन कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है कि तुर्की और पाकिस्तान के द्वारा उनके द्वारा फंडेड ऑपरेशन से रोहिंग्याज का रेडिकलाइजेशन किया जा सकता है, और ये रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिया को भी खतरा या थ्रेट पहुंचा सकते हैं। तो पूरा जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं एक डिसेप्शन था, जिसको कि प्रो डेमोक्रेसी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। बट अगर हम देखें, आयरनी है कि जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी बांग्लादेश में, आवामी लीग, उसको मोहम्मद यूनुस के एडमिनिस्ट्रेशन ने कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। एक तो इलेक्शंस ऑलरेडी
हो जाने चाहिए थे बांग्लादेश में, उसके डेट को पोस्टपोन किया जा रहा है ताकि मोहम्मद यूनुस जो है अपना काम करते रहें। सो लार्जेस्ट पार्टी, मोस्ट फियर्ड राइवल को बैन किया गया है। तो नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ, इवन अगर इलेक्शंस होते हैं बांग्लादेश में, इसको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं बोल सकते हैं। तो बांग्लादेशी एडमिनिस्ट्रेशन, बांग्लादेशी लीडरशिप आज रिजेंबल करता है खोमेनी के ऑथोरिटेरियन इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान से, या इन द वर्स्ट केस मोहम्मद यूनुस कैन आल्सो बिकम बजरगान। बजरगान ईरान के पहले प्रधानमंत्री बने थे जब मोहम्मद खुमैनी ने सत्ता संभाला था ईरान में। उनको इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि वो एक यूजफुल फिगर हेड के रूप में दुनिया में प्रोजेक्ट किया जा सके, क्योंकि बजरगान कहीं ना कहीं एक प्रो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर फोर्स के लीडर थे। हालांकि एक्चुअल पावर जो था वो खुमैनी के द्वारा हैंडल किया जा रहा था। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हम बांग्लादेश में हमें देखने को मिल सकता है, जहां कोई प्राइम मिनिस्टर या मोहम्मद यूनुस जो है नोबेल प्राइज विनर हैं, तो इस वजह से एक सॉफ्ट इमेज है उनका, उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल पावर जो है वो इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट्स के द्वारा बांग्लादेश में हमें देखने को मिल सकता है। सो वी कैन से दैट हिस्ट्री सीम्स टू बी रिपीटिंग इटसेल्फ। यूनुस इज सेलिब्रेटेड हाउ खुमैनी वाज सेलिब्रेटेड अर्लियर बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, बट एट द सेम टाइम हमें भी ध्यान रखना होगा कि जो ब्लाइंड प्रेज हम कर रहे हैं उसको हम बंद करें, हम रियलिटी को देखें, ना कि क्या हमें दिखाया जा रहा है। दूसरा जो सिचुएशन प्रॉब्लम ये है कि हमें किसी भी हाल में डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है किसी भी कंट्री का उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड थर्ड, यूनुस, बहुत सारे एक्सपर्ट स्कॉलर का यही मानना है, यूनुस इज समथिंग दैट हु शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड एज लीडर, रादर हमें उन पे एक्शन लेना चाहिए, हमें उन पे सैंक्शन लगाना चाहिए, और हो सकता है बाद में उन्हें अरेस्ट भी किया जाए। दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर फॉर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।